गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो 2-3 दिन के बाद फाइनली आज वीडियो हम बना रहे हैं। कभी तबीयत ख़राब हो गई, कभी लाइट नहीं आई, कभी कुछ तो प्रॉब्लम होती रही। खैर उसके लिए हम सॉरी, माफ़ी चाहते हैं जो वीडियो आपके 2-3 दिन हम नहीं डाल पाए। और ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या था? टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन इसे कहते हैं हिंदी में। अब ये क्या होता है? डायग्राम हमने पहले ही बना दी है, टाइम ज़्यादा लगे नहीं इसलिए। तो देखिए क्या होता है कि इसमें एक प्रकाश किरण है क्या? आपको ये समझिए कि आप जैसे बाल्टी में पानी भर लीजिए और उसमें उसकी तली पर कोई चीज रख दीजिए। बाल्टी खाली है, जैसे एक बाल्टी खाली है और एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है। दोनों बाल्टी एक जैसी ली, सिमिलरली, कोई डिफरेंस नहीं, बनावट एक जैसी, सब कुछ एक जैसा। एक में आपने वाटर ले लिया है और एक में बिल्कुल खाली है। दोनों में आप सिक्का रख दीजिए या कोई भी चीज रख दीजिए, दोनों में रखिए। तो जिसमें वाटर है उसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जो सिक्का पड़ा हुआ है वो कुछ ऊपर है, और आप अगर हाथ डालेंगे, जैसे मान लो आपको लगेगा कि इतनी गहराई पर है और इतना आप हाथ डालेंगे, सिक्का आपको मिलेगा नहीं, आपको और ज्यादा डालना पड़ेगा। क्यों? उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है, जो उसकी सही गहराई है, वो आपको नहीं पता चल रही है। आपको लग रहा है कि सिक्का ऊपर है। क्यों ऐसा लग रहा है? इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से है। तो ऐसा क्यों है? क्या होता है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? तो जब भी कहीं पर भी अगर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर इंटर करती है, ठीक है, जैसे मान लो ये बनाया हमने डायग्राम, तो जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करेगी तो वो सीधी नहीं जाएगी, ठीक, अपने रास्ते से हट जाती है। ठीक, कोई भी प्रकाश किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो जाती है तो वो अपने रास्ते से क्या करती है? हट जाती है। When the light ray travel from one medium to another medium, then it deviate। ठीक, जैसे ये है, अब ये प्रकाश किरण आ रही है, ये प्रकाश किरण आई, ये देखो पहले है क्या? ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है। यहां लिखा है मीडियम फर्स्ट, माध्यम एक है ये, और ये माध्यम 2 है, मीडियम सेकंड है। और ये है सरफेस जो इन दोनों मीडियम को अलग करती है। ठीक है, तो अब कोई प्रकाश किरण ये आ रही है, लाइट रेस आ रही है, ये लाइट रेस आई और ये पड़ती है इस पर आकर के। जब इस पे आके पड़ी तो ये सीधी नहीं गई, आप क्या देख रहे हैं? सीधी नहीं, बल्कि ये इतना जो है झुक गई, किस तरफ? नॉर्मल की तरफ, अवलंब की ओर झुक गई, इधर शिफ्ट हो गई, सीधी नहीं गई, इधर आ गई। ठीक, उसमें देखें हम तो इसमें जब प्रकाश किरण जा रही तो सीधी नहीं गई बल्कि दूर चली गई। ऐसा क्यों हुआ? इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें क्या लिखेंगे? जब कोई प्रकाश किरण ठीक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, when the light rays travel from one medium to another medium, then it deviate from its part। तभी ये आप कह सकते हो when a light travel from one medium to another medium, then it deviate। ठीक है, अब ये डेविएट हो गई, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ लीजिए बात कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे में जाएगी, when the light rays travel from one medium to another medium, तो क्या होगा? ये सीधी नहीं जाएगी, ये उसी रास्ते पर नहीं जाएगी, ये या तो नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर हटेगी। वो डिपेंड करता है कि कहां से कहां जा रही है। ठीक, तो पहले इसकी डेफिनेशन आप समझ लीजिए। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से हट जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन अ लाइट travel from one medium to another medium, then it
बेंड, ठीक है, या डेविएट फ्रॉम, कहाँ से, अपने पथ से, अपने रास्ते से, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए डायग्राम से ही समझ में आ रहा है कि लाइट रेज ये आ रही है, सीधी नहीं जा रही बल्कि इधर हट गई, लाइट रेज आ रही है इधर इधर हट गई, वो और दूर हट गई। ठीक, तो ये डिफिनीशन पहले लिख लीजिए, ये आपके जो है डिफिनीशन हो गई, ठीक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो बताई थी वही लिखी है, देख लीजिए एक बार। ठीक, अब देखिए जब लाइट रेज जा रही है तो ये तो आपकी हो गई क्या चीज, सरफेस हो गई जो दो मीडियम को अलग कर रही है। ठीक, इस पे यहां पर आके लाइट ये पड़ रही है, तो इसी पर हमने नॉर्मल खींच दिया। नॉर्मल है एट इंसिडेंस पॉइंट, नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट्स। अब ये जो हुआ इतना एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंस रेस एंगल बनाएगी, इसको कहते हैं आई। आई क्या होता है पहले तुम्हें पता होना चाहिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर। तो यहां लिख सकते हैं आप आर इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो होता है इतना, ये होता है आर, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई इक्वल टू हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो आर हो गया वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आर। यहां हम देखें तो आई ज्यादा है, आर छोटा है, यानी यहां पर आई इज ग्रेटर देन है आर, और यहां पर है आई इज लेस देन आर। यहां से जो रेज जा रही है वो ये रेयरर मीडियम है, मीडियम फर्स्ट जो है वो रेयरर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम है, इसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम है, हमारा डेंसर है। ठीक है, ये डेंसर, ये क्या है, रेयरर मीडियम। ठीक, तो वो डेंसर, ये रेयरर, मतलब ये है विरल माध्यम, हिंदी में कहते हैं इसको विरल, और इसको क्या कहेंगे, सघन। इसको कहते हैं विरल और ये क्या है, सघन। तो समझ लीजिए सघन माध्यम, यानी आप एक समझ लीजिए सघन माध्यम में हमेशा एंगल छोटा होगा, ये पहचान है। अगर मीडियम डेंसर है तो वहां एंगल जो होगा वो स्मॉल होगा। ठीक, अब ये डिफिनीशन हो गई, तो इसमें आप एक चीज और लिख सकते हैं कि when a light travel from rarer to denser medium then it bend towards the normal। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो यह अवलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और इसमें लिखेंगे when the light rays travel from denser to rarer medium then it becomes क्या हो जाती है, away from normal। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अविलंब से दूर हट जाती है। जो दूर हट गई, ये एंगल छोटा, ये एंगल बड़ा है, जाना चाहिए ऐसे दूर हट गई, इधर हट गई, पीछे उधर हटी, और इसमें क्या हो रहा है, पास आ रही है, उसकी तरफ मुड़ी है, ये हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है वो आते हैं लॉस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब इसकी हेडिंग हो जाएगी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। क्या कहोगे, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, ये तो पहले वाला है। ठीक, अब नियम क्या है, जैसे आपने पढ़ा था दर्पण के लिए, मिरर के लिए, ठीक वैसे ही यहां पर भी होता है। क्या होता है, इसी से बनेगा। पहला देखिए, जैसे हमने पहले आपसे कहा है कि मान लो
इसमें हो क्या रहा है कि बोर्ड है, ये बोर्ड एक प्लेन है, एक तल है, ये बोर्ड एक तल है, ठीक है, बिल्कुल सीधा है एकदम। तो लाइट रेस ऐसे आएगी, टच करती हुई लाइट रेस पड़ रही है तो टच करती हुई निकलेगी, यानी इसको छोड़ेगी नहीं, अगर इससे चिपक के आ रही है चिपक के ही निकलेगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि इंसिडेंट रेस और रिफ्रैक्टिव रेस एंड नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट आर लाई इन सेम प्लेन। मतलब क्या हुआ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बोर्ड में तीनों बना दिए, ठीक इसी तरीके से होगा जैसे लाइट ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी, ये समझिए बात को, ऐसे यानी इससे होकर के प्लेन ड्रा कर सकते हैं। और अगर मान लो आप जैसे ऐसे लाइट इधर से आएगी इधर से जाएगी, ऐसे एक प्लेन ड्रा कर सकते हो, इस तरीके से एक प्लेन ड्रा कर सकते हैं। तो अगर मान लो ये ऐसे हो जाए, लाइट जैसे आई तो ये प्लेन ड्रा नहीं हो सकता। जैसे मान लो ये ऐसे निकल जाए तो ये ऐसा, ये कहां बाहर निकल रहा है, ये बाहर जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, इसकी सीध में रहेगा, आर लाई इन सेम प्लेन। तो सही है, ये तो आपने कोई नई चीज नहीं पढ़ी है, ये आपने दर्पण में ही पढ़ा था, मिरर में ही पढ़ा था, ठीक, ये इसमें भी है। बस वहां क्या था, वहां था यहां से रिफ्लेक्ट हो रही थी, अब रिफ्रैक्टिव रेज है। तो यहां पर आप यही कहेंगे कि इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट आर लाई इन सेम प्लेन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद एक चीज और है यहां पर, क्या है कि ये कहते हैं सेकंड पॉइंट में ये कहा गया कि जो आपका होता है क्या चीज, साइन आई और साइन आर, ये जो होता है इसका रेशियो कांस्टेंट होता है और इसको कहते हैं 1:2, यानी इसका मतलब हुआ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n2 n1। अब जिसके सापेक्ष होता है उसको नीचे लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट फर्स्ट, इसको ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, यानी जो आपका सेकंड नियम है वो क्या कहता है, फॉर एनी टू गिवन पेयर ऑफ मीडियम, कोई भी मीडियम दिए गए हो, ये एक मीडियम ये, एक मीडियम ये, कोई मीडियम हो, एक ग्लास हो, एक वाटर हो, एक एयर हो, एक ग्लास हो या वाटर हो, जो भी हो, तो इन्होंने ये कहा कोई भी पेयर हो उसके लिए, ठीक है। फॉर एनी टू गिवन पेयर ऑफ मीडियम द रेशियो, ये रेशियो तो कहेंगे, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, हमेशा ये कांस्टेंट होता है, ठीक, किन्हीं दो माध्यमों के लिए। और आप ये भी कह सकते दिए गए रंग के लिए, किसी एक ही रंग के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी एक ही रंग के लिए, ठीक, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। समझ लीजिए इसको क्या कह रहे हैं, ये क्या है, ये आई है, आई मतलब आपतन कोण और साइन का मतलब होता है ज्या, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। यहां पर नियतांक लिखते हैं, नियतांक लिखते हैं इसको भैया, नियतांक, ठीक है, कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है। तो क्या कहोगे कि आप ये कहेंगे कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ठीक, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है, ठीक। कोई भी दो मीडियम ले लीजिए, कोई भी हम दो मीडियम ले लें, फॉर एनी टू मीडियम, कोई दो मीडियम ले लें, फॉर एनी टू गिवन पेयर ऑफ मीडियम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and the sign of angle of refraction is always constant, लेकिन कलर एक ही होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट,
ये जरूर मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए। अब इसको आप क्या कहते हो, इसको कहते हो 1 and 2। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट फर्स्ट, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसको इन दो नियमों को लिख लीजिए, ये पूरा आपके दोनों नियम लिख गए। फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया। समझ लिया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन अवलंब तीनों कैसे हैं, एक ही तल में, और साइन आई और साइन आर का अनुपात जो होता है वो नियतांक होता है। ठीक है, इंसिडेंस रेस और रिफ्रैक्टेड रेस एंड नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट आर लाई इन सेम प्लेन and angle sin I and sin R, the ratio of sin I and sin R is constant। ठीक है, शॉर्टकट में कह सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए इसको। यानी इसको चलो मिटा दे ऊपर वाला तब। ठीक, ऊपर वाला पहले देख चुके हो। तो ये हमारे थे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी आपतन अपवर्तन के नियम। ठीक, अपवर्तन के नियम थे। अब इसमें देखो ये चीज थी, तो ये मान लें कि यहां पर इंसिडेंस एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है I, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है R। तो हम यहां पर कह देंगे साइन I अपॉन साइन R। ये इसके बाद लिखेंगे साइन R साइन R इक्वल टू क्या, n क्या कहते हैं, 1 into 2 कहते हैं इसको, या इसी कह सकते हो आप n2 अपॉन n1। ठीक, ये इसको इतना कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे, ये नीचे रखा है तो इसके सापेक्ष हुआ इसका अपवर्तनांक, यानी इसको आप पढ़ेंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट फर्स्ट, इसको ये कहते हैं। जो पहले लिखा होता है उसके सापेक्ष होता है, यानी उसके रिस्पेक्ट में होता है। तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट फर्स्ट, क्या हो जाता है, साइन अपॉन साइन आर। ठीक है, अब एक फार्मूला हमने और पढ़ा है, वो फार्मूला क्या है देखते हैं। तो किसी माध्यम का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है वो C अपॉन V होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट एयर कितना होता है, वो C अपॉन V होता है। ठीक है, C अपॉन V। अब जरा हम देखें, पहले मीडियम के लिए हो जाएगा फॉर मीडियम फर्स्ट, फॉर मीडियम फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, n1 इक्वल टू C अपॉन V1। फॉर मीडियम सेकेंड, फॉर मीडियम सेकेंड, भाई हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पहले माध्यम के लिए और ये लिख लेंगे, फिर लिखेंगे दूसरे माध्यम के लिए, फिर ये लिख लेंगे n2 इज इक्वल टू C अपॉन V2। अब जरा ध्यान दें, हम ये चीजें उठा के यहां रख सकते हैं, तो जब ये चीजें उठा के यहां रखेंगे, ये लिख लिया होगा आपने। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको। अब ये चीजें उठा के अगर यहां रख देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू हो जाएगा n2 अपॉन n1 तो था ही, तो इसकी जगह पे आ जाएगा क्या चीज, C अपॉन V2 अपॉन C अपॉन V1। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, C कैंसिल, तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू आ जाएगा V1 अपॉन V2। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया पहले माध्यम प्रकाश की चाल, और ये हो जाएगा दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल। ठीक, यहां पर जो होता है ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, यहां होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो ये पहले मीडियम में हो गई स्पीड ऑफ लाइट, ये सेकंड मीडियम में हो गई स्पीड ऑफ लाइट, यानी साइन I अपॉन साइन R, द रेशियो ऑफ साइन I एंड साइन R इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड।
ये चीज हमारा आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद ये पूरा हो गया। अब एक चीज और भी है, पूछा जाता है कि जैसे मीडियम फर्स्ट से सेकंड में जा रही है तो क्या चीज चेंज नहीं होती है? देखो स्पीड चेंज हो गई। ठीक है, और एक होता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, यानी एक होता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। जब स्पीड चेंज हो गई तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो वेवलेंथ यहां पर रख सकते थे, जैसे आगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, यहां रख सकते हो क्या चीज, न्यू लैम्डा 1 अपॉन न्यू लैम्डा 2। ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यहां से आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ये भी आ सकता है, इसे भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा एक आ गया। अब अगली हेडिंग की तरफ ध्यान देते हैं। अगली हेडिंग इसका उल्टा, मतलब लाइट इधर से डाली है तो हम इधर से डालें। देखो ऐसे कह सकते हो इस चीज को। ठीक, ये रेयर टू डेंसर है और ये डेंसर टू रेयर है, तो उल्टा कैसे हो जाएगा उसमें। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं क्या होता है। तो डायग्राम्स का बना के जरा दिखा दें आपको। ठीक, तो देखें हम प्रकाश की उत्कीर्णता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये कैसे, जैसे मान लो ये लाइट आ रही थी, ये आ रही है। ठीक है, अब ये आ रही है इस तरीके से, चली आ रही है, ऐसे अपवर्तित हो गई। अपवर्तित होने के बाद आपने इसके लंबवत यहां पर कोई एक समतल दर्पण रख दिया, प्लेन मिरर रख दिया, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर जब लाइट पड़ेगी तो वो अपने ही पथ पे वापस चली जाएगी। तो इसी को कहते हैं उत्कीर्णता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यानी अपनी पथ पे वापस चलेगी। वो पहले क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, फिर परावर्तन हुआ और फिर अपवर्तन हुआ, लाइट अपने पथ पे वापस चली गई। तो इस घटना को कि अपवर्तन हो, परावर्तन हो और फिर लाइट अपने ही पथ पे वापस चली जाए, तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे मान लो रिवर्स डायरेक्शन में लाइट जो है वो चली जाए और इट विल फॉलो किसको, ओरिजिनल पाथ आफ्टर द रिफ्लेक्शन, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यानी डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, समझ लीजिए कि लाइट रेस आए, इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंस होने के बाद फिर वो परावर्तित हो रही है और अपने पथ पे वापस चली जा रही है। तो अगर अपने पथ पे वापस चली जाती है तो इसको ही हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। इसी को उत्कीर्णता कहते हैं। भाई उत्कीर्णीय, उल्टा हो जाना, रिवर्स हो जाना, बिल्कुल उल्टा हो जाना। ये मार्कर ऐसा है नीचे और ये कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो ये उल्टा हो गया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, रिवर्स हो गया, है ना। तो ये लाइट क्या हो रही है, लाइट आ रही है, दूसरी मीडियम में जा रही है, मेरे से टकरा कर फिर अपने ही रास्ते वापस चली जा रही है। जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वो वापस गई, इधर उधर बिल्कुल नहीं हटी, तो इसी को कहते हैं रिवर्स हो गई। ठीक, समझ रहे हैं। तो इसको लिख लीजिए डेफिनेशन इसकी। तो ये आपका हो गया, ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, लाइट रेस आई और उसी पथ पे वापस लौट गई जहां से निकली थी वहीं, यानी कि अपने सोर्स पर। ठीक, तो ये हुई डेफिनेशन। अब हम ये मान लें कि लाइट रेस इधर से इधर जा रही। देखो एक चीज और बता दें, आपने जो पढ़ रखा था, आपने जो पढ़ा था कि इसके लिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2, इसी को कहते हैं स्नेल लॉ, स्नेल्स लॉ ये कहते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट द स्नेल लॉ, स्नेल के नियम लिखिए। तो यही लिखेंगे जो आपने सेकंड लॉ था रिफ्रैक्शन का, वो स्नेल लॉ ही होता है। उसके नीचे लिख दीजिएगा इट इज नोन एज स्नेल लॉ। जहां आपने ये लिखा है, जहां आपने ये लिख रखा है वहां लिख लीजिएगा इसे स्नेल का नियम कहते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 and 2। ठीक है, स्नेल के म्यू भी किसी किसी बुक में म्यू लिखा रहता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, 1 and म्यू लिखा हुआ है तो ये चीज एन की जगह पे म्यू इस्तेमाल कर लिया है। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो आप इसको स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 and 2। ठीक है, अगर कहेंगे आप कैसे लिखेंगे,
ठीक, तो आप लिखेंगे कैसे इसको, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो according to Snell law, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to the constant that is 1 and 2। ठीक, यानी कहेंगे स्नेल के नियम अनुसार आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है, जिसे 1 and 2 कहते हैं। और इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट सेकेंड, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो अब यहां पर भी लगा सकते हो यही चीज। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ क्या होता है, स्नेल लॉ कहेंगे ये अगर मान लो व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम फर्स्ट टू मीडियम सेकेंड, तो आप क्या कहेंगे, यानी यहां से यहां जा रही, तो आप सीधे लगा देंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2, या इसी को कह सकते हैं n2 अपॉन n1। अगर मान लो अब टकराई के वापस लौटे, फिर किधर जाएगी, ऊपर। तो जब ऊपर जा रही है तो लिखोगे when light travel from medium second to medium first, तो आप लिखेंगे साइन आर अपॉन साइन आई। अरे ये क्या आर लिख गया, नहीं आर सही लिखा है। जब जाएगी तो इसके लिए ये आई होगा, आई की जगह क्या जाएगा आर, और यहां ये हो जाएगा आर की जगह पे आई। इसके लिए ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ये जा रही वापस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है जाने वाली, जब जा रही तो आपतन कोण, और ये हो गया अपवर्तित कोण। तो सीधा लिखेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां ये भी उल्टा हो जाएगा, कितना, तो इसको लिखोगे 2 and 1, ये पहला हो गया और ये मान लो सेकंड हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लाई कर दो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 and 2 इंटू, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 and 2 इंटू 2 and 1, ये कैंसिल क्या आया, 1 and 2 इज इंटू 2 and 1 इज इक्वल टू आया 1, तो 1 and 2 इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 2 and 1। अब पहला मीडियम जैसे मान लो ग्लास हो, दूसरा मीडियम आपका वाटर हो तो या एयर हो, तो यहां पर ये भी कह सकते हो कि ए एन जी इज इक्वल टू होगा जी एन ए। ठीक, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई, समझ लीजिएगा इसको ध्यान से, देख लीजिए इसको एक बार, फिर हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, देख लीजिए, समझ गए इसको। ठीक है, हाँ, तो समांतर माध्यमों द्वारा अपवर्तन 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने हैं। यहाँ पर पहले जो है देखो, ये एयर है, वायु है, फिर वाटर है, और उसके बाद फिर ग्लास है, फिर एयर है, यानी ये और ये मीडियम सेम है। तो जब यहां से चलेगा, इससे ये हो गई आपकी आपतित किरण, क्या हो गई, आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रेज। ठीक, इंसिडेंट रेज हो गई। अब ये एंगल जो बना आपका, वो एंगल क्या हो गया, आई, तो इसे I1 कह देते हैं। ठीक है, ये क्या है, I1 है, I1। ये एंगल जो है वो R1 है, तो ये भी R1 ही होगा। भाई ये दोनों लाइनें कैसे होंगी, पैरेलल, और ये एक ही से बने हैं, तो क्या हो जाएंगे, एंगल R1 ये, तो R1 ये हो जाएगा। ये एंगल मान लिया यहां पर जो है वो R2 है, सॉरी ये R2 नहीं होगा, ये हमने मान लिया R3,
तो ये एंगल भी क्या होगा, R3 ही होगा। और ये एंगल सेम होंगे क्योंकि मीडियम सेम है, ये I1 ही होगा। अब हम क्या करें कि यहां से रेज यहां जा रही है, मीडियम फर्स्ट है ये, और ये मीडियम सेकेंड, ये मीडियम थर्ड, और ये मीडियम फिर फर्स्ट। तो व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम फर्स्ट टू सेकेंड, तो आप क्या लगाएंगे, तो आप कहोगे अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ क्या हो जाएगा, मीडियम फर्स्ट टू सेकेंड के लिए लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ लिख लेंगे यहां पर, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 and 2। ठीक है, ये तब हो गया जब लाइट रेज जा रही मीडियम फर्स्ट से सेकंड में। अब देखें सेकंड टू थर्ड, सेकंड टू थर्ड, तो सेकंड टू थर्ड के लिए लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ साइन R2 अपॉन, सॉरी ये R1 है तो ये R1 ही होगा, ठीक है, और ये R2 हो जाएगा। तो साइन R1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 and 3, 2 से 3 में जा रही है। म्यू भी लिख सकते हो 1 म्यू सेकेंड। और अब मान लो मीडियम थर्ड से फिर फर्स्ट में हो, मीडियम थर्ड टू फर्स्ट, तो इसके लिए क्या लगाएंगे साइन R2, ये वाला क्या हो जाएगा R2, ये एंगल सेम होगा R2 अपॉन साइन I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 to 1। ठीक, ये फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड आपको हो गई, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, साइन I1 अपॉन साइन R1 इनटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इनटू साइन R2 अपॉन साइन I1। ये और ये और ये कैंसिल, और इधर क्या है 1 2 2 3 और 3 1। ठीक, ये इधर क्या बचा 1 इक्वल टू क्या आया, देखो अब मीडियम फर्स्ट क्या था एयर, तो इसको ए लिख सकते हैं, और सेकंड क्या था वाटर, तो ये W लिख सकते हैं, और सेकंड क्या था वाटर, W लिख दिया, और थर्ड क्या था G ग्लास लिख दिया, थर्ड ग्लास है, फर्स्ट ये है। ठीक, इसको हम यही रोक लें, जब इसको हम यही रोक लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा WNG इक्वल टू ये चला जाएंगे इधर 1 अपॉन AW इंटू G और A, ये हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 1 अपॉन AW इंटू 1 अपॉन GA है, इसको रिवर्सिबिलिटी से हम उल्टा कर सकते हैं, तो आ जाएगा WG इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा ANG अपॉन ANW, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इसलिए करा दिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एनसीईआरटी में दिया गया है, ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में दिया गया है लेकिन डायरेक्ट उन्होंने दे रखा है, इतना तामझाम नहीं किया है, लेकिन आपको तो पढ़ना पड़ेगा अभी समझने के लिए। तो ये देखो जो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें दिया क्या क्या गया है वो लिखें। A एंड W दिया गया है 4/3, फिर ANG दिया गया है 3/2, और फिर WNG पूछा है। तो WNG जो पूछा है तो उसके हिसाब से देखिए क्या हो जाएगा। अगर हम निकालेंगे इसका आंसर 8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया 9/8। अब इसके बाद अगली हेडिंग हमारी आती है कि अच्छी क्रिटिकल एंगल। हम बात करें क्रिटिकल एंगल की, क्रांतिक कोण, हिंदी में कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण।
एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जैसे मान लो कोई रेज है ऐसे ऐसे, ये मान लो डेंसर मीडियम है। कैसा है ये? डेंसर मीडियम। और लाइट रेज जो है वो यहाँ से इस तरीके से जा रही है, तो डेंसर टू रेयर जाएगी, ये डेंसर मीडियम, यानी कि सघन माध्यम है। सघन माध्यम ये क्या है? रेयरर मीडियम, यानी विरल माध्यम। तो अगर लाइट यहाँ से जा रही तो ये हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा R। अब आप इस एंगल को बढ़ाएं, जैसे इसको मान लो बढ़ाया तो ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको और बढ़ाया तो ये लाइट रेस ऐसे चली गई इधर, ठीक है। तो क्या हुआ इसके लिए? इसके लिए हुआ कि इस एंगल के लिए, इतने वाले एंगल के लिए ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, ठीक। तो हम यही कह सकते हैं कि ये जो है इस तरीके से हमने बढ़ाया, ऐसे इतना लिया तो ये इधर चली गई, रेस ऐसे चली गई। तो ये जो इंसिडेंस एंगल है इसी को हम क्रिटिकल एंगल कह देंगे, जिसके लिए रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, ठीक। तो वो डेंसर मीडियम में जो एंगल बना है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये कहाँ बना है क्रिटिकल एंगल? डेंसर मीडियम में बना है, और ये रेयर मीडियम बना है, ये सघन माध्यम बना है। तो सघन माध्यम में बना वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसको हम कहते हैं क्या चीज? क्रांतिक कोण, ठीक है। मतलब at a particular incident angle in denser medium, ठीक, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो? इस 90 डिग्री इन रेयरर मीडियम, ये चीज़ हो जाती है। अब इसके बाद तुम अगर और इधर बढ़ा दो तो क्या होगा? तो ये लाइट रेस इसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, ठीक है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दें, C से ज़्यादा कर दें, यानी I इज ग्रेटर देन C, तो लाइट रेस उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वापस लौट गई ना, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया, और पूरे तरीके से लाइट रेस वापस चली जाती है, तो इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर हम इस एंगल को थोड़ा बढ़ा रहे हैं और बढ़ा दें, यानी क्रांतिक तो है ही, क्रांतिक से थोड़ा बढ़ा दें, जैसे ही बढ़ाएंगे ये लाइट रेस वापस चली जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर देते हैं तो किरण उसी मीडियम में वापस चली जाती है, इसको कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो इसकी समझ लो कि ये पहली बात तो डेंसर मीडियम में बनना है। कौन सा? इंसिडेंस एंगल कहाँ बनना है? डेंसर मीडियम में। और ये बनना है रेयरर मीडियम में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट रेस यानी जब हम इंसिडेंस एंगल को बढ़ाएंगे धीरे धीरे तो ये भी बढ़ेगा। एक इंसिडेंस एंगल पर ये जो एंगल है आर की वैल्यू कितनी हो जाती है? 90। तो अगर आर की वैल्यू 90 है तो जो आई होगा वही क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। उससे पहले नहीं होगा, उससे बाद नहीं होगा, इतने पे, इसी को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। अगर इससे बढ़ा दोगे तो लाइट रेज उसी मीडियम वापस चली जाएगी। इसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके डेफिनेशन और डायग्राम जो है वो देख लो भाई, ठीक, अभी लिख दे रहे हैं। तो ये डेफिनेशन रही आपकी
ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ठीक है, ये 3 डायग्राम जो थे मैंने समझाए थे। ये रे किरण देखो, पहले पढ़ लो पूरा, नीचे लिखी है डिफिनीशन क्रिटिकल एंगल की। ठीक, ये जो डिफिनीशन लिखी हुई है ये वाली किसकी है? क्रिटिकल एंगल की है। ठीक है, जैसे आपने क्या पढ़ा था? आपने तो पढ़ा था डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। ठीक, ये इंसिडेंस एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इसकी वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। देखो 3 डायग्राम बनाए, धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि ये इसकी वैल्यू, इसकी एक वैल्यू पर इसकी वैल्यू क्या हो गई? 90 हो गई। तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांतिक कोण कह देते हैं। अगर और बढ़ा दोगे, जैसे लास्ट वाले में दिखाया गया है, और बढ़ा दोगे तो वो क्या होगा? वापस लौट जाएगी, वो लास्ट वाले में दिखाया गया है। तो वो हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसकी डिफिनीशन ये हो गई जो हमने बताई थी, वही हो गई। ठीक, कि सघन माध्यम में बना विशेष आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो? 90 डिग्री। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल कहेंगे। ये वाला जो बीच वाला डायग्राम है ये हो जाएगा। इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं, द इंसिडेंस एंगल इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो? इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन क्या था कि अगर हम इसकी वैल्यू को और बढ़ा दें, और बढ़ा तो क्या होगा? वापस लौट जाएगी थर्ड वाले में। तो एक कोई प्रकाश किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल में जा रही है और उसके इंसिडेंस एंगल का, उसके आपतन कोण का मान सी से बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिए तो क्या होगा? उसी माध्यम में लौट आती है। इसी क्या कहते हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, और ये आपका दिखाया गया डायग्राम में। ठीक है, तो अब यही कंडीशन हो गई। कंडीशन जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या हो जाएंगी भाई? पहली बात तो डेंसर टू रेयरर जाना चाहिए, डेंसर टू रेयरर जाना चाहिए। और दूसरी बात, इस सी की वैल्यू जो है वो आई की वैल्यू सी से ज्यादा होना चाहिए। तो वही दोनों लिखे हुए हैं। ठीक, समझ रहे? तो समझ लिया कि डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए। ठीक, और अगर मान लो ये आई सी के बराबर, आई जो है इतना बढ़ा दे, इतना बढ़ा दे कि इस आर की वैल्यू 90 हो जाए, उसी क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। अगर इसकी वैल्यू और बढ़ा देंगे तो ये उसी माध्यम वापस लौट जाएगी। ठीक, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दी तो लाइट उस सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी कंडीशन 2 होती है। एक तो सघन से विरल में जाना चाहिए, लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। दूसरी बात, आई की वैल्यू सी से ज्यादा होना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये पूरा हो गया आपका। अब इसमें न्यूमेरिकल वगैरह हैं तो वो न्यूमेरिकल अगले में करा देंगे। देखिए ये हाई स्कूल में नहीं है अब। ठीक, ये पोर्शन जो है ये हाई स्कूल में अब नहीं है और ये 12th में है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझते हैं। एक क्वेश्चन इससे आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कुछ फिनोमिना हैं जो मतलब के बेस्ड हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर वगैरह होता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर होता है तो इसी पे बेस्ड है वो, इस पर। चलो अच्छा, तो ये आपका चैप्टर अब पूरा हो गया आप तक। ठीक, चैप्टर भी पूरा हो गया और इसमें ऐसा कुछ नहीं जो पढ़ाया जाए। जैसे मिराज वगैरह आप पढ़ लेंगे और लूमिंग आप ही पढ़ लोगे, है ना। ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। वैसे ऑप्टिकल फाइबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर अगर आप बताना चाहते तो बता सकते हैं कि ये एक पाइप का क्या कहते हैं, क्वार्ट्स का एक पाइप होता है और जिसकी जो मोटाई होती है 10⁻⁻⁴ मीटर के आसपास होती है। तो इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल इसका जो होता है वो होता है, सॉरी क्या कहते हैं, इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहेंगे अपवर्तनांक, जो होता है वो 1.7 के आसपास होता है। तो जब लाइट इसे जाएगी तो इससे टकरा करके वो वापस लौट इधर आएगी, क्योंकि ये जो एंगल बनता है, ये एंगल जो बनता है, ये इंसिडेंट एंगल ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, इसलिए लाइट वापस लौट जाती है।
फिर यहाँ पड़ती है, फिर यहाँ भी ज़्यादा होता है तो इधर ही वापस लौट जाती है। इस तरीके से क्या होता है, ये बहुत दूर तक हम ले जा सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर है क्या, क्वार्ट्ज का एक बना हुआ जो है पाइप होता है जिसकी मोटाई 10⁻⁴ मीटर होती है और इसका अपवर्तनांक जो है क्वार्ट्ज का 1.7 होता है। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी लाइट को अगर हम ले जाना चाहें बहुत दूर तक तो बिना एनर्जी लॉस के ले जा सकते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो हो नहीं रहा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, और ये बिना एनर्जी लॉस के हम बहुत दूर तक इसको ले जा सकते हैं। तो ये ऑप्टिकल फाइबर होता है। ठीक, बाकी आप पढ़ लेना फेनोमेनन ऑप्टिकल फाइबर, हमने इसे बता दिया हल्का सा। हमारा मेन मतलब था आपको टोटल इंटररिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल बताना। ठीक, ये लिखा हुआ है ऊपर, यानी इसके बाद ऊपर है, समझ लीजिए। पहले आपको ये पढ़ा रहे थे हम वीडियो में, तो ये हमने पूरा करा दिया पहले, इसके बाद फिर आ जाएंगे यहाँ से कहाँ, ऊपर। ठीक, अब ऊपर वाला लिख लेंगे। ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा हुआ है, a liquid of refractive index and is placed on the surface AC of prism and a ray of light incident normally on its surface AB as shown in figure. Find the maximum value of n so that light suffer total internal reflection from surface AC. Refractive index of prism 3/2। डायग्राम में दिखाया गया है ये। ठीक, हिंदी में भी लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, एन अपवर्तनांक का द्रव प्रिज्म की सतह एसी पर रखा हुआ है। अब ये तभी वापस आ सकती है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा और इसका कम। ठीक, क्यों, डेंसर मीडियम ये माना जाए, रेयर ये माना जाए, तभी वापस आ सकती है, अदरवाइज नहीं आए। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले तो हमने पढ़ रखी है एक चीज़, ये चीज़ पढ़ी कि ये मान लो डेंसर मीडियम है, या हम इधर मान लें ये डेंसर मीडियम है। और जब डेंसर मीडियम से लाइट जो है डेंसर मीडियम जाती है और ये वापस या इस तरीके से ऐसे लौटती है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर हम लगाते हैं साइन C = 1/n। ये 1 इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके सामने जो होता है वो एयर होता है और इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अगर इसको ले लें, मान लो इसका जो ग्लास है प्रिज्म है ANG, इसलिए क्या होगा, तो इसके लिए ये होगा कि यहाँ पर n की जगह क्या हो जाएगा, n की जगह जो है यहाँ n की जगह, तो n ये दे रखा है उन्होंने। ठीक, और इसके लिए हमने मान लिया ANG। अब अगर लाइट यहाँ से आ जा रही तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, ANG लिखते हैं। सामने इसके एयर है और यहाँ सामने n है, तो एयर के लिए 1 लेते थे, अब यहाँ पर क्या है, लिक्विड है n, तो आपको यहाँ n लेना पड़ेगा। तो हमारा इस प्रिज्म के लिए फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा साइन C = n/ANG। साइन की वैल्यू कितनी है, तो क्वेश्चन में यहाँ से निकालना पड़ेगा। देखो ये है, ये परपेंडिकुलर जा रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 हो जाएगा, और ये 60 है, तो ये एंगल हुआ 30, ये 30 हुआ, तो ये कितना आ जाएगा, 60। तो साइन C मतलब हो गया 60, और n की वैल्यू हमको निकालनी है। ANG दे रखा है 3/2, साइन 60 वैल्यू 1/2 होती है, n/3/2 ये जाएगा ऊपर, ये निकल गया पूरा। ठीक, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 = 2n/3, ये इधर आएगा, तो n = हो जाएगा 3/4, ये इधर गया और ये इधर आ गया, तो n = कितना आ जाएगा, 3/4। ये आंसर आ गया इसका। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, अ पॉइंट लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ टैंक फिल्ड विद वाटर टू हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर। ये एक डायग्राम बना है छोटा सा कोने में। ठीक, इसको हम ऊपर बना देते हैं, ये तो अपना सॉल्व करिए, इससे कोई मतलब नहीं था, केवल समझाने के लिए था।
अब ये डायग्राम बड़ा करके ऊपर बना सकते हैं। इसका डायग्राम है, इसको लिखते हैं क्या है, जैसे ऐसे ये भरा हुआ है, यहाँ पर आपने मान लो बल्ब लगा दिया या कोई लाइट सोर्स है, ठीक, इससे लाइट जो है निकल रही है, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, चारों तरफ फैलेगी। यहाँ पर क्या होगा कि ये अगर ये ऐसे चली जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि ये मीडियम हुआ डेंसर, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम, तो डेंसर टू रेयर जब जाएगी और ये एंगल जो होगा अगर क्रिटिकल एंगल होगा तो ये रन टर्न हो जाएगी, ठीक। अब हमें दिया क्या है, यहाँ पर ये इतनी लेंथ दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट दे रखी है कितनी, 40 सेंटीमीटर, ठीक। क्वेश्चन देख लीजिए कि 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पानी से भरे टैंक में तली पर बिंदु स्रोत है, प्रकाश स्रोत, यहाँ पर प्रकाश स्रोत है, पानी की सतह पर वह क्षेत्रफल ज्ञात करो जिससे होकर फिल्म निकलता है, जिससे होकर प्रकाश निकलता है। मतलब ये इस तरीके से निकलेगा गोलाई, तो हमें इसकी रेडियस पता होना चाहिए, इसकी हाइट पता है, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, कि ये पैरेलल लाइन खींची, ये पैरेलल लाइन है, दूसरी पैरेलल है, ये एंगल बना, तो इसके लिए लगा देंगे साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा 1/n, तो हमें साइन सी की वैल्यू निकालना पड़ेगी उससे, तो साइन सी की जगह आप कह सकते हो परपेंडिकुलर, यहाँ लिखेंगे P/H 1/n, डी की वैल्यू इससे निकालें, परपेंडिकुलर ये हुआ R, तो R अब निकालना है इसकी वैल्यू, ये ट्रायंगल हो गया है, ये एंगल सी हो गया, ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल में लगाना है साइन सी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n। अब वैल्यू लगा दें इसकी, r की वैल्यू कितनी है, तो r की वैल्यू कुछ दी नहीं है, r ही रहने दें, तो हमको n की वैल्यू दे रखी होगी, हाँ, एंड दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, तो यहाँ हम रखते हैं n की वैल्यू कितनी 4/3, इसको ऊपर ले जाएंगे, r/√r² प्लस h² इक्वल टू आया 3/4, क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4r इक्वल टू 3√r² प्लस h², इसको स्क्वायर करने दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 16r² और ये हो जाएगा 9r² प्लस 9h², ये इधर आएगा, तो हम जब इधर आएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 गए, आपके बचेंगे 7 मान लो बच गया, 7r² इज इक्वल टू हो जाएगा 9h², तो r² इक्वल टू आ जाएगा 9/7h², यानी फिर वही रूट का चक्कर लग जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू हो जाएगा हमारा, अब इसको यहाँ कर लेते हैं अल्फा, r² इक्वल टू आया, यानी r² आ गया 3h/√7, ठीक। अब इसको r निकाल दिया, अब एरिया निकाल दें कितना होगा, a इक्वल टू πr² 22/7, r की वैल्यू है 3h/√7 इंटू 3h/√7, 22/7 और 3h कितना हो गया 9h², h की वैल्यू कितनी है 40, 40 इंटू 40 अपॉन ये 7 कितना हो जाएगा, 2 बार 7 अच्छे से, हाँ, ये 7 हो जाएगा, 7 एक 7 ये, एक 7 ये, अब इसको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा, तो कितना आएगा ये आंसर,
40 44 22 4 चौक 16 9 दूनी 18 क्या मतलब 1 9 18 19 4 चौक 16 और ये आया 7 7 बहुत ज़्यादा यार। ये सेंटीमीटर में है, हाँ ये सेंटीमीटर में है, इसको 100 से डिवाइड कर दो, ये मीटर में चाहिए, तो ये 200 कैंसिल। अब ये आ गया 16 198 198 को 16 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, 6 48 के 8 4 6 1 2 4 8 5 6 5 11 8 9 1 8 6 और कितना गया 11 3 तो ये आ रहा है 31 66/49। ये हाँ, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, समझ लीजिएगा इसका जो है, ये जो क्वेश्चन किया था हमने, डायग्राम इसका यहाँ बना दिया क्योंकि जगह थी नहीं भाई। ये क्वेश्चन हमारा इतने में ही सॉल्व हो गया। ठीक, तो अब इसको जगह थी नहीं नीचे, यहाँ कर दिया डायग्राम, इसका यहाँ बना दिया। डायग्राम समझ में आ रहा है? जैसे लाइट रेज यहाँ से निकलेंगी तो कुछ ऐसी जाएंगी, वो तो सीधी निकल ही जाएंगी, कुछ ऐसी जाएंगी वो भी निकल जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी होंगी जो ये यहाँ पर पड़ेंगी जाके और ये ऐसे फैलेंगी। तो उसके लिए क्या हुआ, 90 डिग्री रिफ्लेक्शन हुआ, इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है। तो इसके लिए जो एंगल होगा ये क्रिटिकल एंगल होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पर टर्न हो गई। ठीक, ये नॉर्मल हो गया, इस पर 90 डिग्री टर्न हो गई, 90 डिग्री एंगल बना, जिसको क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। अब इस क्रिटिकल एंगल को हमने निकाला कैसे, ये R है और ये H है। ठीक, तो फॉर्मूला लगा दिया भाई, sin थीटा इक्वल टू P अपॉन H। ठीक, इससे निकाला, तो ये फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला sin इक्वल टू 1/n, sin इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H। अब P कितना है, तो एंगल ये है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया तो रख दिया, ये हाइपोटेन्यूज हुआ तो ये भी रख दिया। ठीक, एंगल लगा दी, इसको सॉल्व किया, इतना आ गया। इसको फिर क्या किया, ये यहाँ पर सॉल्व किया, इससे हमने R² वैल्यू निकाल दी। A इक्वल टू ये रेट, ये निकालना है हमको, इतना क्षेत्रफल जिससे प्रकाश निकल रहा है, ये क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, πr²। बस यहाँ पर वैल्यू लगा दी, सॉल्व कर लिया, इतना आंसर आ गया। ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पर 100 से डिवाइड करते, 40 × 40, यानी सेंटीमीटर में है दोनों, तो मीटर में चेंज कर दिए। ठीक, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है।